ठीक, तो अपन ने वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी सीख ली थी। अब अपन सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी का एक पार्ट टाइप का है या उसी का एक पैरेलल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो इसको सीखेंगे। मेनली नाम से समझें तो हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखने वाले हैं। मेनली हम दो वेक्टर्स को सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, तो कैसे ऐड किया जाएगा। मैं इसका आपको डेरिवेशन बताऊंगा और साथ साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक ज्योमेट्री पे बेस्ड है। लेकिन उसके पहले एक चीज जो आप बीच में दिक्कत करोगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बेटा मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वेक्टर में आगे यूज करेंगे हम, बट ये सिंपल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। ये मान लो ये एंगल थीटा है, हाँ? और ये मान लो y है हाइट, और ये मान लो x है बेस, और ये कुछ भी है, मान लो a, मान लो ये a है ना। तो मैं अगर इस ट्रायंगल में लिखूं साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा क्या होगा, y बाय a। तो y को क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा। और मैं अगर लिखूंगा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखोगे बेटा x बाय a। तो यहां से x को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा। अगर मैं a और थीटा की टर्म में लिखना चाहूं तो ऐसा ध्यान रख सकते हो कि जिसके साथ थीटा एंगल है उसको लिखेंगे cos, मतलब a cos थीटा, और जिसके साथ एंगल थीटा नहीं है, मतलब थीटा के अपोजिट वाला, वो हो गया a sin थीटा। ऐसे लिखना काम आता है कई बार, इसको आगे सीखेंगे वेक्टर में। इसको कंपोनेंट्स करना कहते हैं, बट अभी मैं आपको वेक्टर नहीं सिखा रहा, वेक्टर के कंपोनेंट्स। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और बाय द डेफिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा आप ऐसा लिख सकते हो कि x इक्वल टू a sin थीटा और y इज इक्वल टू a cos थीटा, है ना। ऐसा आप लिख सकते हो। सिंपल सी बात ये है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी से इस चीज को लिख लीजिए, 30 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी लिख लीजिए, है ना। x इक्वल टू a, मतलब जिसके साथ थीटा होता है ना एंगल, उस पे cos थीटा आता है, तो दूसरे पे sin थीटा। तो x इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। ऐसा अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन सीखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या सीखने वाले हैं, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर के लिए है ये, है ना, फॉर टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर हो, मुझे उन्हें ऐड करना है, तो उसको अपन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये था, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, और एक वेक्टर ये था, दिस इज द सेकेंड वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपसे कहा गया इनको ऐड कीजिए, है ना। इनके बीच का कुछ एंगल भी अपने को पता है, थीटा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इस वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करते हैं कि एक की टेल दूसरे के हेड के ऊपर आ जाए। तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन, शिफ्ट द वेक्टर्स such that tail of one lies on head of other। ऐसे शिफ्ट करो कि एक की टेल दूसरे के हेड के ऊपर आ जाए। जैसे इसको मैं इस डायग्राम में सेट करूं तो मैं ऐसा बना सकता हूं, मान लो मैं बी को शिफ्ट कर रहा हूं, है ना। तो ए तो एज इट इज बना दिया, और बी को ऐसा शिफ्ट करूं कि बी की टेल ए के हेड के ऊपर आ जाए। तो ये रहा बी वेक्टर, है ना। पैरेलली शिफ्ट किया, यहां से उठा के यहां रख दिया, है ना। तो ये रहा बी वेक्टर। या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि मैं बी को सेम रख लूं, है ना, और ए को उठा के रख दूं बी के।
ऐसा भी रख सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना, ये बी और ये ए। ठीक, तो ये मैंने क्या किया, एक वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड के ऊपर रख दिया। शिफ्ट द वेक्टर सच दैट टेल ऑफ वन लाइज ऑन हेड ऑफ अदर। किसी की टेल को किसी के हेड के ऊपर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखिए, एक हेड और एक टेल कॉइंसाइड हो गए। अब एक टेल फ्री बची है और एक हेड फ्री बचा है। तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 इज जॉइन द फ्री टेल, जो फ्री टेल बची, टू फ्री हेड। फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन करो बाय अ वेक्टर। Join the free tail to free head by a vector. This is their resultant. Their resultant. Resultant मतलब सम उनका, ये उनका रिजल्टेंट है, ये उनका सम है। तो दूसरी स्टेप मैंने क्या कहा कि जो फ्री टेल बची और जो फ्री हेड बचा इसको मिला दो। ये है फ्री टेल, ये है फ्री हेड, तो टेल टू हेड इसको मिला दो ऐसा, या टेल टू हेड इसको मिला दो। अरे ये क्या करती है, टेल टू हेड इसको मिला दो, है ना। ठीक, तो ये इनका रिजल्टेंट है। इसको ऐसा ऐसा आप आर वेक्टर लिख सकते हो, आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट, नाम दे दिया ऐसे ही। तो ये आर वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, ये इनका समेशन है। इसी तरह ये भी क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों केसेस में मैंने जो ड्रॉ किया है ये सिंपली पैरेलली शिफ्टेड है। भाई ये वेक्टर जो बना रखा है ब्लैक से, और ये वेक्टर, ये दोनों एक ही वेक्टर है, बस ये पैरेलली शिफ्टेड है। वो डायग्राम थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, बाकी ये सेम वेक्टर आता है ना। तो यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मैं कायदे से लिखूं तो मुझे इसे b प्लस ए लिखना चाहिए सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि पहले b था फिर a था। तो ये दोनों वेक्टर सेम आ गए, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे स्केलर में, कि 2 प्लस 3 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। वहां भी होता है ना कि 2 प्लस 3 करें और 3 प्लस 2 करें, एक ही बात है। तो कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर्स में भी फॉलो होता है। वेक्टर के सीक्वेंस को उल्टा करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आंसर निकालना नहीं सिखाया है, अभी मैंने सिखाया है कि रिजल्टेंट क्या होता है। तो ज्वाइन द फ्री टेल टू द फ्री हेड। फ्री टेल को फ्री हेड से मिला दो, तो जो ये वेक्टर बनता है ये इनका रिजल्टेंट होता है। ये वेक्टर इसका रिजल्टेंट है। इसका मतलब सुनना ध्यान से कि ये जो मैंने ब्लैक वाला वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। दिस इज द लेंथ इज रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, and the direction represents direction of the resultant. मतलब ये जो मैंने किया, join the free tail to the free head by a vector, this is their resultant। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ए प्लस बी की डायरेक्शन है। बेटा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होगा, है ना। और हर वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, वो उसका मैग्नीट्यूड और उसका रिजल्ट और उसकी डायरेक्शन। तो अपन यहाँ से मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो ट्रायंगल के उस दूसरे साइड की तीसरे साइड की लेंथ है, और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी वो भी बता सकते हैं। तो ये a प्लस बी, तो मुझे एक्चुअली इसी की लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी, है ना। तो अपने को यही सॉल्व करना है। अगर अपने को दो वेक्टर्स a और b दिए हुए हैं, तो मैं उसे ट्रायंगल लॉ से ऐड करूं तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा और वो किस एंगल पे या किस डायरेक्शन में आएगा। तो सिंपल, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐसा अरेंज करूं कि ये दो ट्रायंगल्स के एडजेसेंट साइड बना रहे हैं, तो जो तीसरी साइड है टेल टू हेड वो अपना तीसरा वेक्टर होता है, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म होता है इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं। दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, टेल टू हेड ही रखने होंगे। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, ध्यान से देखना है ना कि आंसर आता क्या है। भाई वैल्यू भी तो आनी चाहिए, चित्र बनाने से काम तो नहीं ना होगा। तो मान लो ये आपका पहला वेक्टर और ये आपका दूसरा वेक्टर, आपको इनको ऐड करना है। इसको मैं a लिख रहा हूं और इसको मैं b लिख रहा हूं, और ये आपका इनका रिजल्टेंट। इसके मैग्नीट्यूड को r लिख रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं, है ना।
अच्छा, एंगल थीटा जो होता है वेक्टर के बीच का एंगल, वो कौन सा एंगल होगा? तो एंगल निकालते थे टेल टू टेल, तो थीटा ये एंगल होगा, है ना। इसको जब आगे बढ़ाऊंगा ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। थीटा कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर को आगे खींच के ले जाएंगे, तो जब वो टेल टू टेल आ जाएगा तो ये एंगल थीटा होगा, आउटर एंगल है थीटा, है ना। मुझे कायदे से आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऐसे तो निकालना मुश्किल है, तो मैं काम करता हूँ, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ परपेंडिकुलर, है ना। तो एक ट्रायंगल बन गया, है ना। ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे लो, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 नाम दे देता हूँ। राइट ट्रायंगल है 1 2 3, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, अभी तुरंत आपको एक जादू सिखाया था, ये बी है, इस वेक्टर की लेंथ बी है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितनी आएगी भाई? बी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितनी आएगी? बी साइन थीटा, इसीलिए आपको सिखाया। तो ए बी 1 2 3 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक बाय ज्योमेट्री कितनी आ गई? ए प्लस बी कॉस थीटा, और वो लेंथ तो कितनी है? बी साइन थीटा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल 1 2 3 में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, तो लिखूंगा आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। ये मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लिखा। मैंने क्या किया, मुझे आर की वैल्यू निकालनी थी कि ट्रायंगल की साइड आर क्या होगी, तो मैंने क्या किया कि कॉर्नर से बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको कैलकुलेट किया। तो यह है ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, प्लस आएगा भाई, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप ध्यान से देखो, मैं इन दोनों टर्म्स में से अगर बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी सुनते चलो, और ये आर है, तो इधर अंक के रूट ले। ये आर क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस आर? This R is the magnitude of resultant. What is this R? Magnitude of resultant. Magnitude of resultant. मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड A है, दूसरे का मैग्नीट्यूड B है, और वो दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। थीटा एंगल क्या है? मैं आपको सिखा चुका हूं एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब, उनकी टेल टू टेल वाला एंगल। तो दो वेक्टर्स अगर A और B हैं, मैग्नीट्यूड के, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनके रिजल्टेंट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ये रहा उसके रिजल्टेंट का रिलेशन, ठीक। अब कई बार ना ये एंगल भी पूछेंगे, भाई आपका मैग्नीट्यूड तो आ गया, याद भी रखना है, मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन बताओ, तो मान लो ये एंगल अल्फा है ना। अल्फा, अल्फा क्या है? ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। हर वेक्टर की दो चीजें होती हैं, तो दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर है, आर इज ऑल्सो वेक्टर। तो आर का मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख गए, अब आर की डायरेक्शन सीखेंगे। तो आर इक्वल टू की डायरेक्शन के लिए मैं अल्फा लिख रहा हूँ। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि अल्फा क्या है? ए वेक्टर का आर वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट के साथ एंगल। तो आप इस चित्र से लिख सकते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे ही ना आपको हो सकता है वेक्टर बी के साथ एंगल पूछा जाए, तो इसको आगे बढ़ाना और इसको आगे बढ़ाना, ये एंगल आएगा बीटा, ये एंगल कितना आएगा? बीटा। आप इसको भी चाहो तो निकाल सकते हो बिल्कुल वैसे ही, है ना। बीटा भी आप निकाल सकते हो, है ना। बीटा, बीटा क्या है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ बी वेक्टर,
तो टेन बीटा कितना आ जाएगा, ठीक इसका उल्टा कर देना कि ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना। ये एंगल विथ ए और ये एंगल विथ बी, है ना। तो अपने पास एक वेक्टर दिया हो तो अपन उसका एंगल बता सकते हैं। वैसे ये बहुत कम यूज आता है, कई बार आपको एंगल ही पूछ लें तो ये काम आएगा, अदरवाइज ये काम आती है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कभी डायरेक्शन के लिए पूछेंगे, बताओ किस डायरेक्शन में होगा, कितने एंगल पे होगा, तो ए वेक्टर जो बेस पे लिया है उसके साथ एंगल बी प्लस ए, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर बीटा दूसरे वेक्टर के साथ एंगल पूछा जाए तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना कि ये ट्रायंगल बनता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रायंगल बनता है। तो मतलब दुनिया भर में ट्रायंगल क्या है, देखो कहानी क्वेश्चन क्या आएगा ना कि ट्रायंगल की दो साइड पता है, तीसरी साइड, है ना। तो ट्रायंगल के बारे में अपन ने बचपन से जितनी बातें सीखी है ना, सब कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हैं। बस वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि एंगल कौन सा लेना है। तो एंगल हमेशा टेल टू टेल वाला लेते हैं। तो ट्रायंगल के हिसाब से आपने जितनी प्रॉपर्टी, जितनी चीजें सीख रखी हैं, जो भी आपको आता है, वो सब कंसेप्ट इस ट्रायंगल लॉ में लगा सकते हैं कि ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, ए बी एंड आर आर तीन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बाय ज्योमेट्री अगर सोचे तो अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो उसकी तीन साइड्स हैं, ए बी और सी। तो आप इसमें ना ट्रायंगल की वो सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो जो आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सोचो क्या होगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ए बी आर तीनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर ये ट्रायंगल जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है डायग्राम में, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ए बी और आर तीनों की वैल्यू इक्वल आती। ये सब चीजें अपन सोच सकते हैं, ये सब सोचने की चीजें। जितना सोचोगे, मतलब ट्रायंगल लॉ को सिर्फ फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना चाहोगे तो जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। जितना सोचोगे उतना डेवलप होता जाएगा, है। तो मैं कहूंगा जितना सोच पाओ ट्रायंगल से बाय ज्योमेट्री उतना आसान है। ठीक है, मैं 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, जो लोग लिखना चाहे वो लिख लीजिए जल्दी से। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो ये है दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला। मतलब ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ एंगल पे भी डिपेंड करता है। ऐसा स्केलर में नहीं होता था। अब आप अगर वो करंट वाला एग्जांपल लेके सोचोगे तो मैंने वहां ये बात बोली थी कि ये जो नेट करंट क्या आएगी 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, मैंने कहा था 15 एम्पियर थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। अगर वो इस वेक्टर होता तो वो थीटा पे डिपेंड करता, है ना? वो डिपेंड नहीं करता है, बाय चार्ज कंजर्वेशन आता है वो 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 होता है। इसीलिए वहां पे कहते हैं कि चार्ज करंट जो है वो स्केलर है, वो वेक्टर नहीं है। अगर वो वेक्टर होता तो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं अपनी स्लाइड चेंज करूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप सब लोग बता देंगे, है ना। डायग्राम में दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, है ना। ये कुछ 10 यूनिट का है और ये वेक्टर कुछ 8 यूनिट का है, और इसके बीच का एंगल आपको दिखा रखा है 60 डिग्री। इसको मैं कुछ ए वेक्टर कह रहा हूँ, इसको मैं कुछ बी वेक्टर कह रहा हूँ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये इसको रीड करना सीखो। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए चैट बॉक्स में लिख के, है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड। इसको रीड करना सीखो, कई बार इसको रीड करने की दिक्कत आती है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो अपन ने आर निकाला है वही है आर की वैल्यू। फटाफट, आसान है बिल्कुल, जल्दी से मैं भी लिख रहा हूँ, आपको भी साथ साथ ही आंसर अपना मैच कर लेना है। क्या लिखोगे चैट बॉक्स में रहने दो।
बिल्कुल घटिया सा सवाल है। क्या 244 आ रहा है क्या? 244 √244, मतलब मैं इसको 2√61 भी लिख सकता हूँ। 2√61। अच्छा, एंगल पूछते तो वो बता देते। सही, सबका सही है ऑलमोस्ट। एंगल पूछते वो बता, मान ले मैं पूछता फाइंड रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए, क्या पूछते? फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, तो कैसे बताते कि tan अल्फा ए के साथ एंगल पूछा है तो क्या लिखते हैं? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। रख तो वैल्यू, बी कितना है भाई? 8। साइन थीटा मतलब साइन 60 मतलब √3/2 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस ए इज ए, बी इज बी, कॉस थीटा इज 1/2। ये आ गया 4√3 अपॉन 14 मतलब 2√3/7। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, अल्फा को ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स 2√3/7 लिखने का तरीका है। जब tan अल्फा इज इक्वल टू दिस आया तो अल्फा को लिखते हैं tan इनवर्स -1 करके 2√3/7। ये एंगल किसके साथ आया है? ए वेक्टर के साथ। बी वेक्टर के साथ पूछता तो क्या लिखते हैं? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, तो उसमें वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 30 सेकंड का टाइम है लिखने और डाउट पूछने के लिए। अब मैं दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन बुद्धि लगने के हिसाब से। If we know that r vector is equal to a vector plus b vector, मतलब r उनका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड mod r is equal to mod a is equal to mod b, तीनों इक्वल है। फाइंड एंगल बिटवीन a vector and b vector, क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ है ना। और दूसरा a वेक्टर एंड r वेक्टर, 2 क्वेश्चन पूछे हैं और आपको आंसर बताना है। ठीक, if we know that r vector is a vector plus b vector and mod r equal to mod a plus mod b, then find angle between a vector and b vector, और दूसरा find angle between a vector and r vector। बताइए। मतलब वेक्टर वेक्टर बाद में जाए, है ना। तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर तीनों की वैल्यूज इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और बेटा वो ऐसा बनेगा, है ना। ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा और ये आर वेक्टर होगा। और अब मैं आपसे पूछूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हैं, तो अंदर वाला एंगल 60 होता है ना। तो मैंने आपसे पूछा था एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो अपना एंगल है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और ए और आर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इसका आंसर है 120 डिग्री और इसका आंसर है 60 डिग्री। सबने दोनों 60 60 लिख दिया सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60। ध्यान रहे कि इस केस में जब ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया है तो वो 60 नहीं होगा, 60 अंदर वाला एंगल है। एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? जब टेल टू टेल रखा हो, मतलब मुझे ए वेक्टर को आगे खींचना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रहे। सबने गलती करी एक तरफ से। एक सोजल ने पहले का आंसर सही बताया पर उसने दूसरे में गलती कर ली, है ना। तो ध्यान रहे, ये गलती नहीं करनी है। बात समझ आ गई सबको? मैं तो
मतलब तुम्हें मैं इंटेलिजेंट मान रहा हूँ तो मैं कहूंगा तुम्हें ये आंसर ऐसे ही लाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कल को आ गया तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, मैं तुम्हें बुद्धिमान मान रहा हूँ। मानो तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं करती हो, तुम कहोगे सर हमें तो नहीं पता चल रहा क्या होता है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखो ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तीनों के मॉड इक्वल है, इसको कुछ एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। फिर तुम कहोगे सर आर का फॉर्मूला आपने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। सबकी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, फिर सब जगह से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना बचेगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा कितना आएगा, -1/2। cos थीटा -1/2 क्या होता था, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता था। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 120 सिखाया था मैंने, है ना। cos 120 -1/2 होता है, sin 1 cos 120 निकालेंगे तो sin 90 प्लस 30 आएगा, सॉरी हाँ माइनस sin 30 आएगा, है ना। तो cos 120 -1/2 होता है। तो आंसर है अपना यहाँ से थीटा 120 डिग्री। फिर थीटा निकल गया तो अब तो तुम डायग्राम बना लोगे। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं अच्छा लगता हो, फिर तुम ए और आर के बीच का एंगल निकालना। तो ए और आर के बीच का एंगल निकालने के लिए tan अल्फा का फॉर्मूला लगाना। tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, करके लाना, आंसर यही आना है ना। मैं तो कहूंगा अगर तुम्हें ये दिख गया कि चित्र ये बनेगा तो आंसर आ गया बिना कुछ किए, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें भी यही अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए बस दिमाग लगाना है कि डायग्राम क्या बन रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डायग्राम क्या बन रहा है, वरना ये फॉर्मूला तो हमें आता ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ। चित्र बना के कर पाए तो टाइम बचेगा। अच्छा ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन डायग्राम बना के हो ही जाएगा, कुछ में तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब तक हो पाए, भाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, तो अपन क्यों बार बार कैलकुलेट करेंगे, अपन एक ही बार करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। अपन ने क्या सीखा, एंगल नहीं निकालेंगे बार बार, है ना। अपन ने एक पॉइंट सीखा कि आर जो होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला आपने सर सिखा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आपने सीखा है, ठीक। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस में लिख रहा हूँ। पहला केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर्स, मतलब अगर वेक्टर आपस में पैरेलल हुए तो ये a है और ये b है, जरा फॉर्मूले में रख के देखो। तो r इक्वल टू बन जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 1 होता है। और ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन गया a प्लस बी। क्या बन गया, a प्लस बी। अच्छा इसको ना सिंपली सोच के देखो कि भाई अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, मतलब एक ही तरफ है, तो उनको ऐड कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू। मैं आपसे सिंपली अगर पूछूं इस केस के लिए कि मान लो एक फोर्स इधर की तरफ है 10 न्यूटन और एक फोर्स इधर की तरफ है 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा, 15 न्यूटन। कितना होगा, 15 न्यूटन। सीधे दोनों एक ही तरफ है तो ऐड हो जाएंगे। ट्रायंगल लॉ से लिखोगे भी तो एक के ऊपर दूसरे को रख देना, तो 5 प्लस 10 बराबर 15। ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूले से भी यही आएगा। दूसरा, मतलब इन सब में ट्रायंगल लॉ नहीं लगाएंगे, है ना, फॉर्मूला सीधा दिख रहा है दोनों एक तरफ है। अगर थीटा 180 डिग्री है ना, जैसे चित्र बनाओ तो ए इधर और बी इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, मतलब वेक्टर्स एंटी पैरेलल। इस फॉर्मूले से निकालो रिजल्टेंट, तो ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 180। कॉस 180 इज -1 इंटू 2ab भी है, cos 180 इज -1, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो a माइनस बी बचेगा। बहुत जगहों पे देखोगे इसके बाहर मॉड लगा हुआ होता है, मॉड इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि हो सकता है b a से ज्यादा हो, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल, दो फोर्स ऑपोजिट में लग रहे हैं, ये 10 न्यूटन इधर और ये
5 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स कितना आएगा, माइनस हो रहा है ना, तो 10 माइनस 5, 5 न्यूटन। इसके लिए थोड़ा ना ट्रायंगल लॉ लगाने जाएंगे, साफ साफ दिख रहा है सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट लग रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, है ना। एंगल पे आते हैं तो दिक्कत आती है, जैसे मान लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी सबसे सिंपल केस है कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये होगा इसका रिजल्टेंट, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ भी कोई लफड़ा नहीं है। आप ऐसे ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में से सोचोगे तो cos 90 0 होता है, तो वो आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको इतना करने की जरूरत है क्या, आपको मैं सिंपली कह दूं कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये फोर्स 10 न्यूटन का, ये फोर्स 5 न्यूटन का, तो क्या आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप सीधा लिखोगे कि सर इसका रिजल्टेंट ना ये होगा, और ये सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो नेट फोर्स आएगा ना, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये 100 प्लस 25 मतलब ये रूट 125 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, रूट 125। तो ये स्पेसिफिक केसेस है कि अगर दो वेक्टर्स ऐड होते हैं या दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनको सम करने के लिए सिंपल a प्लस बी कर देते हैं। अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो a माइनस बी कर देते हैं, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो सिंपल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रायंगल लॉ से करके भी मैंने प्रूव कर दिया कि वही आएगा, लेकिन इसको ट्रायंगल लॉ से करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल लॉजिक से ही कर सकते हैं। हाँ, बाकी किसी एंगल पे आया तो लगा लेंगे ट्रायंगल लॉ, अपने मन की बात है, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट सिंपली क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए पहले का मैग्नीट्यूड है, बी दूसरे का मैग्नीट्यूड है। हाँ, एंगल पूछ लेगा भाई रिजल्टेंट का एंगल क्या है, तो टेन थीटा कॉस थीटा जो मन हो लगा लेंगे। मान लो मैं आपसे ये पूछ दूं, बताओ ये एंगल कितना होगा, तो लिख लेना टेन थीटा इज इक्वल टू 5/10। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके बेहिचक पूछिए। तो ये सीख गए कि वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होता है, एंटी पैरेलल हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है। अब कई बार ना, बहुत बार पूरी फिजिक्स में आगे जाओगे तो आपको दो ऐसे वेक्टर्स ऐड करने को कहे जाएंगे जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, if two vectors have equal magnitude, मान लो फोर्स वेक्टर है तो f से f and are inclined at angle theta, तो उनके बीच का एंगल थीटा है, are inclined at angle theta। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और वो थीटा एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लेते हैं दोनों फोर्स वेक्टर हैं जिन दोनों की वैल्यू f है, तो बिल्कुल अपन ने अपने फॉर्मूले से सीखा है कि f नेट आएगा, उनका नेट फोर्स, दो फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर मतलब f स्क्वायर, f2 स्क्वायर मतलब f स्क्वायर, प्लस 2f1 f2 मतलब 2f स्क्वायर cos थीटा, ये बनेगा। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा भैया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, और यहां से मैं 2f स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 2f स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। और फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज सिखाई थी, हाफ एंगल रिलेशन। मैं cos थीटा को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल 2 थीटा को थीटा, तो थीटा को थीटा बाई 2, हाफ एंगल रिलेशन, हाफ एंगल रिलेशन थीटा को थीटा बाई 2। तो यहां से मैं 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकता हूँ, 2f स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब इसका रूट लोगे, ये मैग्नीट्यूड है भैया, है ना, तो f नेट आएगा 2f cos थीटा बाई 2। काफी जगहों पे काम आ जाता है, चाहो तो याद रख सकते हो, ना याद रहा तो निकाल लेना, है ना। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2f cos थीटा बाई 2, है ना। जैसे मैं आपसे कल को कहूं
कि थीटा इक्वल टू 90, ये इक्वल वाले केस ले रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, ये साइड लिख दिया, एफ नेट कितना आ जाएगा 2f cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो ये √2f बन गया। मैं कहूँ आपसे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, रख के देखो 60/2 30, 2f cos 30, cos 30 इज √3/2, तो एफ नेट कितना बनेगा √3f। मैं आपसे कहूँ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो एफ नेट कितना बना cos 120/2 मतलब cos 60 मतलब f बन जाएगा। मैं आपसे पूछूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, 0 रख के देख लो, 2f रख के नहीं देखेंगे, समझ आ रहा है कि 0 मतलब पैरेलल है, f और f पैरेलल है तो 2f हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो एफ नेट कितना हो गया 0, है ना। आप डायग्राम बना के भी सोच सकते हो इन सबको, 60 डिग्री वाले का डायग्राम बनाए तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ये होगा, ये f है और ये भी f है, तो ये √3f होगा। 120 वाले को भी सोच सकते हो, 120 वाला पीछे आपको मैंने सॉल्व करवा दिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा कि ये f है, ये f है, तो ये f, इसमें थीटा कितना है 120, इसमें थीटा कितना है 60 ना, थीटा क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना, 90 और देखने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो आप ये ध्यान से यहाँ से देख सकते हो, इक्वल वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्ट कितना आता है 2f cos θ/2। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बहुत जगहों पे काम आ जाता है, ना भी याद हो तो चलेगा। इतना ध्यान रखना कि दो इक्वल फोर्स अगर 90 पे है तो √2f बनेंगे, मैं बहुत जगह लिख दूंगा कि एफ 90 पे है तो √2f हो गया, तुम कहोगे सर कैसे हो गया, तो f² + f² कर लेना। दो इक्वल फोर्स अगर 60 पे है तो √3f हो जाएगा, 120 पे है तो f ही रहेगा। ये बहुत जगह ना ध्यान रहे तो तेजी से काम आता है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप सीख जाओ। ठीक, जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो, है ना। तो ये अपन ने सीख लिया दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को, मतलब ये क्वेश्चन भी है अपने आप में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है अपने आप में, जो समझो वो है। फिर एक काम की बात और आती है, वो क्या है ना कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना? क्या है ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ट्रायंगल की तीसरी साइड ही तो है, तो आप सोच के देखो जब वो दोनों पैरेलल होंगे तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये जो रिजल्टेंट अभी आएगा ना आर इक्वल टू सीधा a + b आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू a + b। a + b लिखने का मतलब है a और b के मैग्नीट्यूड का सम। अभी थीटा कितना है 0 डिग्री। और अगर ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाए, तो मान लो ये पहला वेक्टर है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर है इधर की तरफ b वेक्टर, तो अभी जो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो a में से b माइनस करना होगा, b मिनिमम आएगा। और अगर किसी एंगल पे है कि ये a हो और ये b हो तो रिजल्टेंट ये आएगा, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज a, दिस इज b। तो ये रिजल्टेंट अभी कुछ आएगा a² + b²। अभी r कितना आता था, r इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट। अच्छा, आप ना इस एक्सप्रेशन से ही देख सकते हो, अगर मैं मान लो इसमें थीटा इक्वल, मैंने पीछे बताया भी था, थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो r इक्वल टू a + b आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 रख दें तो r इज इक्वल टू a - b आ जाएगा, है ना। cos थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0 से 1 के बीच होती है, सॉरी -1 से 1 के बीच होती है ना। cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है -1 से 1 के बीच। जब 1 कहाँ होता है cos 0 पे और -1 कहाँ होता है cos 180 पे।
जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। इसका मतलब जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ये लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, नहीं मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, r is less than equal to a plus b and greater than equal to a minus b। यहाँ मॉड क्यों लगाया कि निगेटिव भी हो सकता है नंबर, a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो r जो होता है वो a प्लस बी से a माइनस बी के बीच ही होता है, लेस देन और इक्वल टू, है ना। इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का और एक फोर्स है 5 न्यूटन, है ना, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 15 न्यूटन, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 5 न्यूटन, है ना। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स मिलके मैक्सिमम 15 हो सकता है जब दोनों एक तरफ लग रहा हो, मिनिमम 5 हो सकता है जब दोनों ऑपोजिट लग रहा हो, बाकी इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 5 एंड 10, है ना। इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 5 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, 5 और 15 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उनके मतलब जहां माइनस होंगे और जहां वो प्लस होंगे, दोनों एक तरफ और दोनों अपोजिट, इनके बीच की वैल्यूज के बीच ही होगा। a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता और मॉड a माइनस बी से कम नहीं हो सकता, है ना। तो ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में बेसिक बात है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है ना। मैक्सिमम और मिनिमम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट में कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। चलो ये अपन सीख गए दो वेक्टर्स को ऐड करना, अब सीखेंगे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, है ना। दो वेक्टर को माइनस कैसे करेंगे, एडिशन तो सीख लिया, फ्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को माइनस करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से, a माइनस बी, क्या कैलकुलेट करना है, a माइनस बी। मैं तो कहता हूं बेटा a माइनस बी कुछ होता ही नहीं है, मैं कहता हूं ना a माइनस बी आपको ऐड करना आता है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना आता है। ये मैंने लिखा है a में से b को माइनस करना, मतलब a में से माइनस b को ऐड करना। क्या आपको दो वेक्टर ऐड करना आता है, तो आप कहोगे हाँ। तो क्या आपको a और माइनस बी को ऐड करना आता है, आप कहोगे हाँ। तो बस तुम्हें a और b को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है। जैसे तुम्हारे पास मैंने दो वेक्टर दिए, तुमसे कहा कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये a है और ये b है, जो एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। बताओ a माइनस बी कैसे निकालोगे, तो बाय डायग्राम देखो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर a और b को माइनस करना, a में b को माइनस करना मतलब a में माइनस b ऐड कर देना। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ये माइनस बी वेक्टर है ना? अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अब भूल जाओ कि बी वेक्टर तुम्हारे पास था, अभी ये एंगल कितना 180 डिग्री, है ना, अभी 180 डिग्री माइनस थीटा। अब तुम्हें a और माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, a का मैग्नीट्यूड a माइनस b का मैग्नीट्यूड b के बराबर होगा। तो अगर तुम a प्लस माइनस b इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तुम कहोगे सर इसका आंसर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कितना बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या है ये, मॉड a माइनस बी। थीटा क्या है, a और b वेक्टर के बीच का एंगल।
तो मैंने एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके ही कैलकुलेट कर लिया। गलती मत करना, थीटा कभी तो 180 माइनस थीटा मत ले लेना। थीटा तो थीटा है, 180 माइनस थीटा मैंने माइनस बी के साथ एंगल लिया था और वो प्रूफ करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका मॉड क्या होगा, कि मॉड ए माइनस बी, तो ये आता है सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, कि जहां वहां प्लस होता था वहां यहाँ क्या होता है माइनस अंडर रूट के साथ। कि मॉड ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मॉड ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इसको याद रखने में कोई झंझट ही नहीं है ना। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ जैसे वहां आया था ना, यहाँ भी आएगा। वो क्या है कि इफ, ध्यान से देखना, वी हैव टू वेक्टर्स of equal magnitude. If we have two vectors of equal magnitude, say f, वही क्वेश्चन वापस, at angle theta, है ना। तो उनका चेंज माइनस करना था a माइनस बी, तो आप मॉड a माइनस बी को उनके लिए क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल थीटा है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर कॉस थीटा है। ये आ गया बेटा, यहाँ से 2f स्क्वायर कॉमन आया और ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा। वापस वही प्रॉपर्टी कि cos 2 थीटा, ये मैं बार बार याद दिलवाता हूँ, cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूले से। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉल्व हो गया आ जाएगा ये 2f साइन थीटा बाय 2। तो ये उनके सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 2f साइन थीटा बाय 2, वहां क्या आया था 2f cos थीटा बाय 2, है ना। तो कई बार ये पूछ लेते हैं, ये a माइनस बी को ना कई बार चेंज बोल देते हैं, चेंज, है ना। तो चेंज कितना आ गया 2f साइन थीटा बाय 2। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके पास आ जाएंगे कि एक वेक्टर है f का, अब वो थीटा से रोटेट हो गया, तो बताइए कितना चेंज हुआ। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा 2f साइन थीटा बाय 2। सिंपल क्या याद रखना है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, माइनस करते हैं तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। जल्दी लिखिए, कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन चेंज पे बेस्ड, a particle was moving with a speed of 10 meter per second. Suddenly it takes a turn of 60 degree and continues to move with same speed. Suddenly ये एक टर्न लेता है 60 डिग्री का और उसी स्पीड से चलता रहता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज in its velocity. Find magnitude of change in its velocity. ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, आगे अपन काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन करेंगे, अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, फिर उसने एक 60 डिग्री का टर्न लिया और फिर भी उसी स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड तो चेंज हुई नहीं, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई। 9th क्लास में अपन सीखते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है,
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई? बिल्कुल हुई। तो पहले वो इस तरफ जा रहा था v से, मान लो, अब वो 60 डिग्री का टर्न ले लेता है और अब वो इस तरफ जा रहा है v से। मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं, डायरेक्शन चेंज हुई, है ना। तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई? तो बिल्कुल चेंज हुई, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने पे भी वो चेंज होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? मान लो थीटा एंगल से टर्न हो गया, थीटा यहाँ 60 दिया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आप इसको लिखोगे जैसा आपको सिखाया, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कभी भी क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी बता रखा है मैंने, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया कि क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हो 2v sin थीटा बाई 2, और 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री, विच इज 1/2, इट इज 10 मीटर। ये चेंज है ना, ये उसमें चेंज है वेलोसिटी में। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। स्पीड चेंज नहीं हुई लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई, ऐसा, है ना। जल्दी से लिखिए, और कोई डाउट है तो पूछिए, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। अपने वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। नेक्स्ट डे मैं एक पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, बस वो थोड़ा सा है, ठीक। चलिए एक चीज और बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन ही है वो, तो चलिए ऐसे आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी resultant of two forces of 12 न्यूटन एंड 16 न्यूटन। 12 न्यूटन और 16 न्यूटन के फोर्स का रिजल्टेंट इनमें से कौन कौन सा हो सकता है? और ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना। कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हो सकता है। आपका आंसर है 4 न्यूटन, आपका आंसर है 10 न्यूटन, आपका आंसर है 20 न्यूटन, और आपका आंसर है 28 न्यूटन। तो इन चारों में से कौन कौन इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हो सकता है? आप चैट बॉक्स में लिख के अपना आंसर बता सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट है मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी। प्रियांशु का आंसर सही है, सुरेंद्र का आंसर सही है, सोजल का आंसर सही है, प्रखर का आंसर सही है। इसका मतलब जैसा मैंने बोला कि इसका मतलब अवधेश, विकास और कुणाल का आंसर सही नहीं है। तो अवधेश के आंसर का मैं लॉजिक सोच पा रहा हूँ कि उसने क्या सोच के आंसर दिया होगा, बाकी दोनों के तो मैं लॉजिक ही नहीं सोच पाया। लिवांत गलत है, सृष्टि सही है, सही है। देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ। खुशी गलत है, कुणाल सही है। सुनो ध्यान से, दो फोर्स हैं, 12 न्यूटन और 16 न्यूटन का। सुनो मेरी बात, ये दो फोर्स है ना। इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है? दोनों का सम, F1 प्लस F2 कितना आ गया? 16 प्लस 12 28 न्यूटन। और ये मिनिमम कितना हो सकता है? F1 माइनस F2, मतलब 16 माइनस 12 मतलब 4 न्यूटन। बेटा ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इसके बीच की हर वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या 4 हो सकता है? बिल्कुल। 10 हो सकता है, इसके बीच में तो आ रहा है।
20 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 28 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चारों आंसर पॉसिबल है। तो आंसर इज ए बी सी डी, आंसर इज ए बी सी डी। ये फोर्स होगा जब वो एंटी पैरेलल होंगे, ये फोर्स होगा जब वो पैरेलल होंगे, ये फोर्स होगा जब वो 90 डिग्री पे होंगे। आप 90 डिग्री पे दोनों को ऐड करोगे ना स्क्वायर करके तो 20 आ जाएगा। ये फोर्स होगा जब वो किसी थीटा एंगल पे होंगे, निकाल सकते हैं कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू दिस 10, है ना। थीटा, बी ऑप्शन का थीटा निकालना हो कि बी ऑप्शन में फोर्स कितने एंगल पे लग रहे हैं, तो लिख देना कि आंसर उनका रिजल्टेंट 10 है, तो आप ऐसे लिखोगे। फॉर ऑप्शन बी कैसे निकालोगे कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 16 इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करके कॉस थीटा निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। बी वाले में कितने एंगल पे होंगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि अगर मैक्सिमम 28 हो सकता है और मिनिमम 4 है, तो मतलब 28 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। सारी वैल्यूज मतलब उसके बीच जो जो आंसर। ठीक, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। जिनको लिखना है लिख लीजिए, मैं 1 मिनट में स्लाइड हटा दूंगा।